गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योति ताम्रकार। आज फिर हम हमारे चैप्टर 1 जो है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो इसके दो कॉन्सेप्ट्स हम जो है स्टडी करते हैं, एंड वन ऑफ दैम इज़ एंशिएंट इंडियन थिंकिंग एंड द अदर इज़ वेस्टर्न थिंकर। सो एंशिएंट इंडियन थिंकिंग की जब हम बात करते हैं सो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं कौटिल्य को, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, ठीक है। एंड देन वी स्टडी अबाउट द definition of J.K. Mehta, right? Professor J.K. Mehta, who talks about the wantlessness. Okay, तो कौटिल्य जो है इनकी डेफिनेशन में इन्होंने जो भी अर्थ मीन्स मनी को फाउंडेशन माना है फॉर द हैप्पीनेस, क्योंकि जो आपकी खुशी होती है दैट इज़ रिलेटेड टू धर्म और रिलीजन। देन रिलीजन जो है दैट इज़ रिलेटेड टू अर्थ, बिकॉज आपको अगर परफॉर्म करना है कोई भी रिलीजियस रिचुअल्स, सो वहाँ पर आपको अर्थ जो है होना ज़रूरी होता है। इफ़ यू वांट टू obey your duties then also you need money. So कौटिल्य का मानना है कि मनी जो है दैट इज़ द रूट ऑफ द हैप्पीनेस, एंड ही ऑल्सो सेज दैट कि जो भी रूलर होते हैं दैट इज़ देयर ड्यूटी कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। तो हाउएवर द अर्थशास्त्र इज़ नॉट अ बुक दैट इज़ बेसिकली रिटन ओवर द इकोनॉमिक्स, बट still it gives us the information about the economy, right, and how to regulate the economy and how to get the development, वो भी हमें बताते हैं वहाँ पर। एंड साइंस ऑफ वांटलेसनेस अकॉर्डिंग टू J.K. मेहता, ही सेज कि अगर हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें मिले, दैट फॉर दैट वी नीड टू minimize our wants, right? But there is a lot of criticism against this definition because this definition makes us something like a saint, जिसके पास कोई भी wants हैं तो वो बहुत ही कम होंगी, या जो भी हम नहीं पूरी कर पा रहे हैं तो हम उसे छोड़ देंगे। एंड इन सच अ सिचुएशन हमारी जो इकोनॉमी है वो रिटार्ड हो जाएगी, मतलब इकोनॉमी जो है धीरे धीरे इकोनॉमिक प्रोग्रेस ख़त्म हो जाएगी, एंड शायद आगे जा कर के इकोनॉमी की भी ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि वहाँ पर लोगों को क्या करना है, अपनी वॉन्ट्स को मिनिमाइज़ करते जाना है, राइट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेस्टर्न इकोनॉमिक थिंकर्स, राइट। तो जो अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के बात करें या किसी भी साइंस को लेकर के बात करें, तो अगर हमें उस चीज़ को जानना है तो ऑब्वियसली हम पहले उसकी डेफिनेशंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। और देन हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली वो साइंस या वो सब्जेक्ट जो है वो है क्या, राइट। तो दैट्स वाई जो भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें कुछ डेफिनेशंस देते हैं, एंड दैट दोज डेफिनेशंस हेल्प अस कि हम उस सब्जेक्ट को थॉरोली जान पाएँ, या वो है क्या एक्चुअली वो हमें पता चल पाए, ठीक है। तो देयर आर सो मैनी इकोनॉमिस्ट जिनके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, एंड एज अ रिज़ल्ट उनकी डेफिनेशंस जो हैं वो काफ़ी सारी हैं, और कुछ एक डेफिनेशंस तो ऐसी हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, है ना। तो व्हेन यू गो थ्रू द चैप्टर यू विल नो कि कई सारे हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी हैं, एंड मेनली हम बात करते हैं अगर डेफिनेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट देयर आर 4 टाइप of definitions to be studied by you. Those are wealth centered definition, welfare centered definition, scarcity centered definition, and growth centered definition. So father of economics, who is Adam Smith, right? तो Adam Smith जो है इन्हें हम क्या कहते हैं, father of economics, and he defined economics as the science of wealth. Okay, so wealth obviously money की बात कर रहे हैं यहाँ पर। Alfred Marshall, he is also a well-known economist. He defined economics as a welfare economics, right? यानी यहाँ पे कल्याण means
लोगों की का सेटिस्फेक्शन कितना है, जो भी वो उनको मिल रहा है उससे वो खुश हैं या नहीं है, उस पर बेस्ड है। रॉबिन्स, इन्होंने अपनी डेफिनेशन जो डिफ़ाइन की है दैट इज़ स्कैसिटी सेंटर्ड। स्कैसिटी मीन्स कमी से रिलेटेड है, बिकॉज वी नो दैट कि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम रिसोर्सेज और उनके ऊपर एक्ट करके, ठीक है, उनके ऊपर वर्क करके हमें जो रिज़ल्ट मिलता है, राइट, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जब हम उनका यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो हम अर्न करते हैं दैट इज़ ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्कार्सिटी सेंटर डेफिनेशन जो है वो आपको दी है रॉबिन्स ने। सैमुअलसन जो है दैट ही इज़ कीन ऑन डिक्लेयरिंग दैट कि उनकी जो डेफिनेशन है वो ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन है, राइट। तो 4 तरह की डेफिनेशंस जो हैं हम आगे जा कर के स्टडी करने वाले हैं। तो एक्चुअली इकोनॉमिक्स की बात करें तो 4 हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जो मेन हमारे इकोनॉमिक्स हैं उनको हमने पढ़ा, और उनके कई सारे फॉलोअर्स हैं जो इन डेफिनेशन को फॉलो करते हैं या इन्हें मानते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब इतनी सारी डेफिनेशंस हैं और सबके अपने अपने पॉइंट हैं, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क कि हम इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन कैसे करें, ठीक है। तो दैट्स वाई देयर इज़ वन ऑफ द स्कॉलरली पर्सन बारबरा पुटन, शी सेड कि अगर 6 इकोनॉमिस्ट कहीं पर जाकर के बैठ जाते हैं तो वहाँ पर आपको उनकी 7 ओपिनियंस दिखाई देंगी, मीन्स पीपल आर नॉट एग्रीड विद द अदर। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो है दैट इज़ ट्रूली अ थिंग दैट लुक्स इम्पॉसिबल, ओके। तो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू पर पहुंचना जो है वो पॉसिबल नहीं है, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द वेल्थ सेंटर डेफिनेशन, ओके। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने क्या कहा है, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ वेल्थ है, ठीक है। तो इसमें हमने एडम स्मिथ, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अदर दैन हिम जे.बी. से, वॉकर, कैरनेस, सीनियर एंड जे.एस. स्नेल, वो भी इसी डेफिनेशन को मानते हैं, ओके। तो ये डेफिनेशन जो है कब आई एग्जिस्टेंस में, इन 1776, ओके। तो एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा था दैट इज़ वेरी फेमस अबाउट इकोनॉमिक्स, एंड द नेम ऑफ दिस बुक इज़ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, राइट। तो कहाँ उनका मानना है कि हम जब इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हम अपने नेशन की, किसी भी कंट्री की वेल्थ को स्टडी करते हैं। तो दैट्स वाई इकोनॉमिक्स इज़ द science of wealth. Now let's see some definition. So according to J. Bisa, F.L. Walker, Adam Smith, the definitions are given here, and each and every of these definitions, okay, says कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा साइंस है जो वेल्थ से ट्रीट करता है, यानी वेल्थ के बारे में पता करता है। एक ऐसा बॉडी ऑफ नॉलेज है जो वेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, या एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम वेल्थ है तो कैसी है और क्यों है इसको स्टडी करते हैं। दैट्स वाई दिस इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जितने भी आप डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं तो यू विल गो थ्रू द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल्सो द क्रिटिसिज्म। आप वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि क्या उनमें की अच्छाई है, और क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे कि क्या अकॉर्डिंग टू अदर इकोनॉमिस्ट उसमें क्या बुराई है, ओके। सो हियर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। द फर्स्ट वन इज़ वेल्थ एज द सेंटर पॉइंट। तो वेल्थ सेंटर डेफिनेशन जो है इसमें ऑब्वियसली वेल्थ को सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया गया है, ठीक है। तो इट स्टडी द वेल्थ, यानी इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करता है, इट ऑलवेज स्टडी अबाउट द वेल्थ, एंड वेल्थ डजेंट इम्प्लाई ओनली द मनी, बट मनी के साथ साथ इसमें बिल्डिंग, ग्रेन्स, अदर मटेरियल जिसको भी हम मनी वैल्यू में ला सकते हैं, जिसकी वैल्यू मनी में काउंट की जा सकती है, उस सब का सब वेल्थ कहलाएगा। मैन इज़ एट द सेकेंड प्लेस, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है वेल्थ सेंटर्ड, यहाँ पर मनी को ही मेन प्लेस दिया गया है। तो दैट्स वाई जो मैन है या जो ह्यूमन बीइंग है
जिसके एक्शंस के वजह से या जिसके काम की वजह से इकोनॉमी एग्जिस्टेंस में आती है, उसको सेकेंडरी पोजीशन दी गई है। जबकि इकोनॉमिक्स को दोनों ही चीज़ें, इकोनॉमिक्स में दोनों ही चीज़ें उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, वेल्थ भी और साथ ही साथ वो ह्यूमन बीइंग जिनकी वजह से वेल्थ एग्जिस्टेंस में आई है। तो दैट्स वाई वेल्थ एंड मैन दोनों को स्टडी करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेकेंड प्लेस मिला हुआ है मैन को और फर्स्ट प्लेस दिया हुआ है वेल्थ को, ओके। एंड द थर्ड वन इज़ द एम ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इज़ टू अर्न मनी। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, क्योंकि ये वेल्थ सेंटर्ड है, तो इनका मानना है कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी है उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न है टू अर्न मनी, ओके। और इनका मानना है कि हैप्पीनेस जो है वो सिर्फ वेल्थ पर डिपेंडिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सोशल रिलेशन होते हैं, हमारे फैमिली रिलेशन होते हैं, हम अपनी फैमिली में भी कई सारे काम करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के लिए कुछ करने से हमें हैप्पीनेस मिलती है। बट ये जो डेफिनेशन है वेल्थ सेंटर डेफिनेशन, यहाँ पर मानना है हमारे इकोनॉमिस्ट का कि जो भी हम काम करते हैं दैट इज़ टू अर्न मनी, ओके, बट इट इज़ नॉट सो, ओके। इंडिविजुअल वेल्थ एज द बेसिस ऑफ नेशनल वेल्थ। तो इनका मानना है कि जैसे जैसे इंडिविजुअल वेल्थ बढ़ती है, जैसे जैसे किसी देश में रहने वाले लोगों की संपत्ति बढ़ती है, वैसे ही नेशनल वेल्थ इंक्रीज़ हो जाती है, ओके। नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर द क्रिटिसिज्म, ओके। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म, ओके। सो फर्स्ट वन इज़ अनड्यू एम्फेसिस टू वेल्थ, ओके। तो इट्स वेरी यूजुअल कि इन्होंने सिर्फ वेल्थ को ही बहुत इम्पोर्टेंट जगह दी है, बट वेल्थ की साथ साथ बहुत और भी चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, ओके। ड्रीम ऑफ इकोनॉमिक मैन। तो ये जो वेल्थ सेंटर डेफिनेशन है, इनका मानना है कि जो हमारा मेन मोटिवेशन है दैट इज़ मनी। हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हमें अर्निंग करनी है, यानी हमें पैसा कमाना है। तो दैट्स माय ह्यूमन एलिमेंट लाइक लव, काइंडनेस, अफेक्शन, ये सारी चीज़ों के लिए ये वेल्थ सेंटर डेफिनेशन में कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो मैन इज़ लाइक सम ऑफ द रोबोट जिसका काम है सिर्फ पैसे अर्न करना, बट द फैमिली, लव, अफेक्शन, काइंडनेस और जो भी एथिक्स हैं हमारे, उनके लिए ये डेफिनेशन कहीं भी जो है वो पॉइंट आउट नहीं करती है, उनके व्यूज़ में ये है ही नहीं, ठीक है। मीनिंग ऑफ वेल्थ इज़ नैरोड। तो क्रिटिस जो है उनका कहना है कि ये जो डेफिनेशन है यहाँ पर वेल्थ को बहुत ही नैरो सेंस में लिया गया है, क्योंकि वेल्थ से मतलब सिर्फ इनका है मनी, राइट, मनी और वो चीज़ें जिसकी वैल्यू मनी में की जा सके। तो दैट्स वाई वेल्थ जो है दैट्स मीनिंग हैज़ बीन नैरोड एंड हार्मफुल टू सोसाइटी। ऑब्वियसली अगर हम एक इकोनॉमिक मैन की जो है वो कल्पना करें जो हर एक काम सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए करता है, सपोज योर मदर केयर्स फॉर यू जस्ट फॉर मनी, योर फादर डज सम वर्क फॉर यू जस्ट फॉर मनी, यू डू योर सेल्फ हेल्प योर मदर फॉर मनी। सो इट्स अ काइंड ऑफ सोसाइटी जो कि जहाँ पर मोरल्स होंगे ही नहीं, ओके। तो दैट्स वाई दिस डेफिनेशन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। नैरो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ साइंस ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन, प्लेजर ऑफ मैन, ठीक है, हमारी खुशी, हमारा साथ, इसमें से हम किसी भी चीज़ को लेकर के नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई हमारा जो इकोनॉमिक्स है उसका स्कोप काफ़ी नैरो हो गया है, ठीक है। तो क्योंकि इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस, ठीक है, तो हम इसको सिर्फ वेल्थ तक नहीं ले सकते हैं, अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हमें इंक्लूड करना होगा यहाँ पर। बट वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं करती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कल्याण की। कल्याण से मतलब जो भी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, हाउ दे फील गुड इनफ,
ओके, क्योंकि मनी जो है वो बेसिक नहीं है, हमारी खुशी या हमारे अच्छे होने का कोई रीज़न नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मनी की बात ना करके इन्होंने वेलफेयर यानी कल्याण की बात की है। एंड द इकोनॉमिस्ट हु टॉक्स ऑफ दिस डेफिनेशन इज़ अल्फ्रेड मार्शल। ओके, तो ही वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु लिफ्टेड इकोनॉमिक्स फ्रॉम द मोरेस एंड गेव अ रिस्पेक्टेबल प्लेस अमंग सोशल साइंस। तो वो एक फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को एक रिस्पेक्टेबल प्लेस जो है वो सोशल साइंसेस के बीच में दिलाया है। ओके, तो बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी उनका फेमस बुक था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, और उसी में उन्होंने कहा कि ये जो इकोनॉमिक्स है दैट इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। और इनका मानना था कि वेल्थ जो है वो एंड नहीं है, यानी हमारा मेन उद्देश्य नहीं है, दैट इज़ द मीन्स, सिर्फ एक साधन है जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, और दैट्स वाई दैट इज़ अ मीन्स टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वेलफेयर। एंड इस तरह से वेल्थ जो है वो ह्यूमन वेलफेयर को सेटिस्फाई करने का एक साधन होता है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। राइट, तो उनका मानना था कि हम जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये स्टडी वेल्थ की नहीं है बल्कि मैनकाइंड की है, और उसके ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, जो हम डेली वर्क करते हैं, कुछ काम करते हैं, ठीक है, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, उसकी हम स्टडी करते हैं। इट एग्जामिन्स द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट। तो हम हर एक इंडिविजुअल या सोशल एक्शन, ठीक है, जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज़रूरी होता है, एंड विद द यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्विजिट ऑफ वेलबींग, और इससे हम जो भी यूज़ करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, उसके बाद हमारा मेन उद्देश्य होता है वेलबींग का अटेनमेंट। ठीक है, यानी वेलबींग वेलफेयर का मिलना। ठीक है, दिस इट इज़ ऑन वन साइड अ स्टडी ऑफ वेल्थ एंड द अदर हैंड इट इज़ ऑल्सो द स्टडी ऑफ मैन। तो वेल्थ के साथ साथ जब हम मैन की भी स्टडी करते हैं, ह्यूमन बीइंग की भी स्टडी करते हैं, उनके डेली वर्क की जो भी बिजनेसेस हैं उनकी स्टडी करते हैं, दैन इट इज़ द वेलफेयर सेंटर। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही इकोनॉमिक्स होता है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट्स डज प्रोफेसर कैनन सेज। तो प्रोफेसर कैनन जो है उनके अकॉर्डिंग द एम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द जनरल कॉजेज ऑन विच द मटेरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स। तो यहाँ पे सिर्फ वेल्थ की बात नहीं करते हैं, वो सारे के सारे जनरल कॉजेज़ जिन पर ह्यूमन बीइंग का वेलफेयर यानी कल्याण डिपेंड करता है, उन सबको वो स्टडी करते हैं। ओके, नाउ here are few more definition according to Professor Pico and प्रोफेसर चैपमैन, इन्होंने भी वेलफेयर सेंटर डेफिनेशंस दी हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि व्हाट डज बारबरा सेज, कि अगर 6 इकोनॉमिस्ट हैं तो 7 ओपिनियन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जाएंगे डेफिनेशन के, और साथ ही साथ क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलेगा, बिकॉज देयर आर सो मैनी इकोनॉमिस्ट जिनको ये डेफिनेशन पसंद नहीं आई होगी। ओके, तो लेट्स सी मार्शल डेफिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन। ओके, तो इनकी जो डेफिनेशन है दैट इज़ क्वाइट सिंपल एंड ईजी। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है वो सिंपल भी है और ईजी भी है। ठीक है, एंड हम इसमें दोनों की स्टडी करते हैं, ह्यूमन बीइंग की और वेल्थ की, तो इसे इजीली समझा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज इकोनॉमी डील्स ओके, इकोनॉमिक्स डील विद ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो इसमें सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो भी वेल्थ से रिलेटेड है, जो भी कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर भी अर्निंग और वेल्थ इंक्लूडेड है, हर एक एक्टिविटी को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इज़ स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। तो यहाँ पर हम जो भी स्टडी करते हैं, ठीक है, दैट इज़ कंसर्न ओनली विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसमें हम अदर एस्पेक्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, इन्हें नहीं हम बात करेंगे। हम ऑर्डिनरी बिजनेस जो है लाइफ की, हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स स्टडीज़ बोथ मैन एंड वेलफेयर। तो ऑब्वियसली जब हम बिजनेसेस या एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं तो हम वेल्थ की भी स्टडी करेंगे, वेलफेयर की भी स्टडी करेंगे और ह्यूमन बीइंग की भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वी नो दैट कि ये सिर्फ साइंस नहीं है और ना ही सिर्फ आर्ट है, बल्कि ये दोनों ही हैं, ओके। बिकॉज साइंस वो है जो हमें किसी भी चीज़ की थ्योरी के बारे में बताती है, ठीक है, और जब हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को इंक्लूड करते हैं या स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हम उसे कहते हैं आर्ट्स, राइट। तो ये इकोनॉमिक्स जो है दैट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट्स, क्योंकि हम यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की भी स्टडी करेंगे और हम थ्योरी भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ सोशल साइंस। तो इकोनॉमिक जो है वो सोशल साइंस है, क्योंकि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इंक्लूड करता है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम को स्टडी करेगा, नेशनल प्रॉब्लम को भी स्टडी करेगा, ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ पर सोसाइटी को साथ लेकर के चलते हैं, दैट्स वाई इट इज़ सोशल साइंस, ओके। नाउ देयर आर few criticism of Marshall's definition, and those are that कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ नॉट क्लियर, ठीक है। यहाँ पर हम कहते हैं कि हम ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ स्टडी करेंगे। तो जब हम ऑर्डिनरी बिजनेस की बात करते हैं तो कुछ इकोनॉमिक होते हैं, ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो हमारी जो मार्शल्स डेफिनेशन है उसका मेनली क्रिटिसाइज़ करने वाले पर्सन है प्रोफेसर लायनल रॉबिन्सन, जिन्होंने 1932 में इनकी मार्शल की डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म जो है वो राइट किया था, ठीक है, या उन्होंने लेकर के आया था। तो क्या उन्होंने कहा कि मार्शल की जो डेफिनेशन है वो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लियर करती बताती है कि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो उनका मानना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम किसी किसी भी एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक नाम दे दें और वो हो जाए, क्योंकि कोई भी एक एक्टिविटी जो है वो इकोनॉमिक भी हो सकती है एंड एट द सेम टाइम सेम एक्टिविटी जो है वो नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर टीचिंग योर यंगर ब्रदर एट होम, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। लेकिन सेम टीचिंग अगर कोई ट्यूटर के यहाँ ला करके वो जा कर के वो पढ़ रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेम ही एक्टिविटी कहीं पर इकोनॉमिक हो सकती है और कहीं पर नॉन इकोनॉमिक। हम घर में जब कोई काम करते हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि हम उसके लिए कोई मनी जो है वो नहीं ले रहे होते हैं, जबकि वही एक्टिविटी इकोनॉमिक हो सकती है अगर कोई बाहर से आकर के हमारे यहाँ वो काम करे और उसके बदले में पैसे ले, ठीक है। तो इनका जो कहना था कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का डिफरेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ स्टडी ऑफ ओनली सोशल साइंस, ठीक है। तो he says कि it is not correct to say that कि economic is a social science only. तो it studies all the human beings, है ना, whether they are the member of society or not the member of society। अगर वो हमारी सोसाइटी के मेंबर हैं तब भी हम उनकी बारे में स्टडी करेंगे, अगर वो आइसोलेटेड मतलब एकदम अलग थलग रहते हैं तब भी हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सोशल साइंस हम नहीं कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन। नैरोड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर मार्शल की डेफिनेशन के बारे में भी सेम वही कहा गया है जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन, कि इन्होंने
इकोनॉमिक्स के स्कोप को नैरो कर दिया गया है। वहाँ तो हमने क्या कहा था कि वेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स वाई उन्होंने स्कोप को नैरो कर रखा है। और यहाँ हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है रॉड ऑफ मनी पर इन्होंने उसे मेज़र करने की कोशिश की है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उनको छोड़ दिया है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारी इकोनॉमी को रन करने के लिए, तो हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ दैट कि उनके अनुसार मार्शल का जो डेफिनेशन है दैट इज़ मटीरियलिस्टिक। मटीरियलिस्टिक मतलब भौतिकवादी, जहाँ पर हम फिज़िकल थिंग्स की बात करते हैं। ठीक है, तो वेलफेयर इज़ अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल्स ओन कंसिडरेशन। तो हम कैन नॉट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ साइंटिफिक इंक्वायरी। सबका अपना अपना एक विचार होता है अपनी किसी भी चीज़ में कितना खुशी मिली है या कितना कल्याण हुआ है, कितना अच्छा फील हो रहा है, कितना उनको रिटर्न मिल रहा है, तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। एंड यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, तो साइंटिफिक इंक्वायरी इसकी पॉसिबल नहीं है, राइट। फ्यू पीपल आर हैप्पी विद अ सैलरी ऑफ 5,000, सम पीपल आर नॉट हैप्पी इवन विद गेटिंग अ 50,000 ऑफ सैलरी। तो सबकी अपनी अपनी कंसिडरेशन होती है। तो हम साइंटिफिकली क्या चीज़ कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, या किसी को जो अटेनमेंट हुआ है वो उसे वेलफेयर फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ह्यूमन वेलफेयर है उसे हम मनी के फॉर्म में एवल्यूट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो मार्शल का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मटीरियलिस्टिक है, क्योंकि ये इनका मानना है कि हमारा वेलफेयर जो है वो मनी पर डिपेंड करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्कैसिटी सेंटर्ड डेफिनेशन। ओके, तो प्रोफेसर रॉबिन्सन हैज़ डिफाइंड इकोनॉमिक्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। क्या कहा है उन्होंने? इकोनॉमिक्स इज द साइंस which studies human behavior as a relationship between the ends and the scarce means। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं दे आर द मीन्स टू अटेन द वेलफेयर एंड टू गेट सम मनी एंड टू अर्निंग। जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हीं की सहायता से हम अर्निंग करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रन करते हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर के उस पार्ट को स्टडी करता है जहाँ पर हमारे पास जो स्कार्स मीन्स हैं, जो भी लिमिटेड मीन्स हैं, उनके थ्रू हमने जो भी कुछ अटेन किया है, जो भी प्राप्त किया है, इन दोनों के बीच का रिलेशन वो स्टडी करता है। ये सब कैसे हुआ इससे वो स्टडी करता है। ठीक है, और ये भी याद रखना होगा कि हमारे जो भी natural resources and they are limited and they are also having an alternative use। यानी एक अगर हमारे पास पीस ऑफ लैंड है तो उस पर आप घर बनवा सकते हैं, हॉस्पिटल बनवा सकते हैं, स्कूल बनवा सकते हैं, एंड वहाँ पर हम जो है वो फार्मिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं और उनका अल्टरनेटिव यूज़ है, और इन दोनों का जो लास्टली हम अपनी चॉइस मेकिंग करके कि हमें एक्चुअली क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग एंड यानी जो हमको लास्ट में अटेन होता है उसे जब हम स्टडी करते हैं तो दैट इज़ इकोनॉमिक्स। ओके, सो 1932 ठीक है, हमने पढ़ा था कि उन्होंने 1932 में ही मार्शल की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया था। सो ही पब्लिश्ड अ बुक एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इनकी बुक का नेम है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने जो है वो इकोनॉमिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इट क्रिएटेड डाउट इन द माइंड ऑफ इकोनॉमिस्ट। इट इज़ क्लियर दैट प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज ऑफ चॉइस एंड वॉन्ट्स टू बी सेटिस्फाइड एंड द वे द रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड, राइट। तो इनका जो मानना है कि स्कार्स मीन्स और जो भी हमें एंड्स यानी फाइनली जो हमको रिजल्ट मिल रहा है उसे जब हम पढ़ते हैं तो दैट इज़ द इकोनॉमिक्स, राइट। तो इस बुक में उन्होंने इसे
ही बताया था। दैट्स वाई इकोनॉमिस्ट के माइंड में एक डाउट आया कि इज़ दैट रियली सो, एंड देन दे स्टडीड इन सच अ वे कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि हमारे पास जो भी इकोनॉमिक्स हम स्टडी करते हैं, एक्चुअली इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। हमारे पास जो भी मीन्स हैं दे आर लिमिटेड, और उसके बाद उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड अकॉर्डिंग टू आवर वांट्स हम जो है डिसाइड करते हैं कि कौन सी वांट्स जो हैं उन्हें हमें पहले सेटिस्फाई करना है, उन्हें पूरी करना है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस दैट टेल्स अस अबाउट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू विद द नेचुरल रिसोर्सेज। क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चॉइस मेकिंग। ठीक है, तो जब हम ये सब पढ़ेंगे, ये सब स्टडी करेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हिम। ओके, तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्सन, इकोनॉमिक इज़ द साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर। ये आपने पहले भी पढ़ा है कि हमारे पास स्कार्स मीन्स है, लिमिटेड मीन्स है, और हमारे कुछ वांट्स हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है एंड चॉइस मेकिंग जो हम करते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टिकलर, इकोनॉमिक इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स गवर्निंग allocation ऑफ स्कार्स मीन्स अमंग कंपैटिंग एंड्स। सेम थिंग ये भी डेफिनेशन कहती है कि हमारे पास जो लिमिटेड मीन्स हैं, ठीक है, या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको हम किस तरह से यूज़ करें, और फिर हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो हम जब स्टडी करते हैं, देन दैट इज़ इकोनॉमिक्स, राइट। नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर द प्रीपोजिशन ऑफ रॉबिन्सन्स definitions. What are the important things that the Robinson's definition talks about? Okay, तो क्या उनकी definition हमें mainly बताती है? Let's see. So first one is wants are unlimited. तो we have also discussed someday कि wants हमारी जो होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। एक ख़त्म होगी दूसरी आएगी, ठीक है, एक दूसरी ख़त्म हो जाएगी तो फिर हमें लगेगा कि इस और चीज़ की ज़रूरत है, राइट। तो वांट्स जो हैं दोज आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। हमारी जो ज़रूरतें हैं वो लगातार बढ़ती रहती हैं, एंड द मीन्स आर स्कार्स। पर जो उन ज़रूरतों को पूरे करने के साधन है वो हमारे पास लिमिटेड है। तो हमें डिसाइड करना होता है कि किस चीज़ की ज़रूरत हमें पहले है, एंड हम उसके अकॉर्डिंग हमारे मीन्स का यूज़ करते हैं। ओके, मीन्स आर कैपेबल ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस। ओके, तो जो हमारे पास साधन होते हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। मैन सेटिस्फाई देयर वांट्स इन ऑर्डर टू ऑफ देयर अर्जेंसी। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का एक उनका सीक्वेंस होता है। जब जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है हम उसे तब पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हमारी स्कार्सिटी सेंटर डेफिनेशन के लिए में हम स्टडी करते हैं, ठीक है, कि वांट्स लिमिटेड है और जो भी हमारे पास में मीन्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड हैं, एंड उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, और हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, यानी जितना अर्जेंट हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो चीज़ सबसे पहले ज़रूरी है, हम उसे पहले पूरा करेंगे। तो these are the preposition of Robinson's definition. Now we will discuss about the characteristics, ठीक है। तो जो भी स्पेशल फीचर हैं स्कार्सिटी सेंटर डेफिनेशंस की, तो फर्स्ट वन ऑफ दैम इज़ वाइड इन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो वो वेल्थ की कहते हैं बात करते हैं, ना ही एक्टिविटी की बात करते हैं। ही जस्ट यूज टू से कि हमारे पास जो भी मीन्स हैं और जो भी हमारे एंड्स हैं, तो मीन्स से लेकर एंड्स तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी होगा, वेदर दे आर द पर्सन्स और द एक्टिविटीज़, हम सब कुछ वहाँ पर स्टडी करेंगे। तो यहाँ मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, बार्टर सिस्टम हो या फिर कोई और सिस्टम हो, हर जगह जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, हमारे रिसोर्सेज एंड हमारी वांट्स इन्वॉल्व है, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे,
in economics. Okay, and second one is economic is a positive science, राइट. तो यहाँ पर इनका मानना है कि पॉजिटिव साइंस है इकोनॉमिक्स, हैज़ नथिंग टू डू विद द एथिक्स. यहाँ एथिक्स से कोई भी मतलब हमारा नहीं होता है, ठीक है. और यहाँ पे हम मेनली स्टडी करते हैं कि हमारी जो भी वांट्स हैं उनको हम कैसे एडजस्ट करें, कैसे हम ये डिसाइड करें कि हमारी कौन सी ज़रूरत पहले पूरी होनी है और कौन सी बाद में, ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ कि इनका जो डेफिनेशन है दैट इज़ एनालिटिकल. ओके, तो ये एनालाइज करता है. ओके, सिर्फ ये क्लासिफिकेशन नहीं कर देता है चीज़ों के बारे में. एंड इट डज़ नॉट स्टडी ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर. ये किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर नहीं, बल्कि सारी एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू हम अपने मीन्स को यूज़ करके अपने एंड्स तक पहुंचते हैं, सब हम यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ रॉबिन्सन्स डेफिनेशन इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. तो इनकी जो डेफिनेशन है उसे यूनिवर्सली मतलब सारी जगहों पर सिमिलरली एक्सेप्ट किया जाता है. वेदर इट इज़ द कम्युनिस्ट कंट्री लाइक रसिया और कैपिटलिस्ट कंट्री लाइक यूएसए, हर एक कंट्री जो है वो रॉबिन्स की डेफिनेशन को एक्सेप्ट करते हैं. ओके, द नेक्स्ट topic we are to study is the criticism of Robinson's definition. Then growth center definition हम पढ़ेंगे. और finally हमारी definitions का comparison हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा. That will complete in the next video. So this is all for today. Have a nice day. Goodbye.